हेलो बच्चों। इससे पहले दो क्लासेस में हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को अच्छे से समझने का प्रयास किया था, जिसमें हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिटेल में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी को देखा था। उसके बाद डेमोक्रेसी में वर्ल्ड ऑर्डर को समझा था। नेक्स्ट चैप्टर में पूरी तरह से रूरल लेवल पर या रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट कैसे काम करती है इसे देखा था। अब ये लास्ट चैप्टर है जहां पर हम ये समझेंगे कि अर्बन लेवल पर या फिर अर्बन बॉडीज किस तरह से काम करती हैं। अर्बन एरियाज का सिंपल सा मतलब है ऐसी जगहें जहां पर जब भी आप रूरल और अर्बन को क्लासिफाई करने की कोशिश करें, पहले ही ये समझ लें कि रूरल का मतलब है ऐसी जगह जहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है। अर्बन एरियाज ऐसी जगह हैं जहां पर जो आपकी इकोनॉमी है बेसिकली सेकेंडरी और टर्शियरी पर डिपेंड करती है। ये बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे रूरल और अर्बन के बीच में क्या अंतर है। आई डिजायर दैट ए फुल फ्लेज्ड लोकल बॉडी शुड बी इमीडिएटली फॉर्म्ड। ये कब की बात हो रही है? शुड बी फॉर्म्ड बोल रहे हैं क्योंकि बात हो रही है ये 13 अक्टूबर 1949 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स। उस डिबेट में ये डिस्कशन हो रहा है इसके द्वारा रुस्तम के सिद्धवा जो कि मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कह रहे हैं कि वो इस बात की इच्छा रखते हैं कि एक लोकल बॉडी फॉर्म की जानी चाहिए। लोकल बॉडी से क्या मतलब है? एक ऐसी बॉडी जो आपके आसपास किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की ताकत रखता हो या फिर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का काम करता हो, so that people may know really what is an administration। वास्तविकता में प्रशासन क्या होता है। हमारे देश में जब तक लोगों को जीवन में किसी तरह की आपात स्थिति नहीं आती है तब तक वो कभी भी प्रशासन से सीधे रूबरू नहीं होते हैं। इससे पहले की भी क्लासेस में मैंने कहा था कि हमारे देश की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने कॉलेज के टाइम में जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर वाला समय है उस टाइम में उस ड्यूरेशन में हमें कोई भी ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं दिए जाते जहां हम सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से, जुडिशियरी से, हमारे जो भी एमपी हैं, एमएलएज हैं, उनसे एक तरह से डायरेक्ट इंटरेक्शन मेंटेन कर पाए, हम उनसे समझ पाए कि वो कैसे सारी चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो नेशन बिल्डिंग के क्रम में हमारे अंदर वो नेशनैलिटी की इनबिल्ट फीलिंग तभी आ पाएगी जब हम अपने को हायर लेवल से कनेक्ट करके देखेंगे। वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और वही सिचुएशन यहाँ पर है कि लोकल लेवल पर भी लोगों का प्रशासन से या सीधे किसी भी तरह का काम तभी पड़ता है जब उनके जीवन में कोई आपात समस्या आती है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो आपका पुलिस स्टेशन हो या फिर न्यायपालिका हो। पहली बार तभी आप शायद कदम रखते हैं जब किसी आपात स्थिति में होते हैं, क्योंकि उससे पहले हमें ये चीजें बताई ही नहीं जाती कि हमें किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि हाथ हाथ के लिए डॉक्टर कौन सा होगा, पाँव के लिए कौन सा होगा, सिर के लिए कौन सा होगा, मतलब कब ऑर्थो के पास जाना है, कब पेडिट्रिशियन के पास जाना है, कब आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, लोगों को ये भी सही से नहीं पता होता। तो एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करने के लिए एक ऐसी लोकल बॉडी फॉर्म की जानी चाहिए जहां पर रहकर के लोग समझ पाए कि एक्चुअल में फ्रेंचाइज क्या है, कैसे काम करती है, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसका प्रभाव क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, उसके प्रिविलेजेस क्या हैं। ये सारी चीजें
जो कि एक स्मॉल स्फीयर में होती है, क्योंकि जब हम अर्बन टाउन्स की या सिटीज की बात कर रहे हैं तो जो भी एक स्मॉलर स्फीयर में जो सारी चीजें होनी चाहिए उन चीजों के बारे में एक जागरूकता, एक लेवल ऑफ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की, जब तक हम नीचे से ऊपर तक चीजों को नहीं जोड़ेंगे तब तक किसी भी तरह की संभावना नहीं है कि जाना जा सके। जब हम इंट्रोडक्शन के लेवल पर बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें ये समझना है कि इस चैप्टर में क्या बताने की कोशिश की गई है। ये है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ज्यादा से ज्यादा अपने लोकतंत्र में, जो कि लोगों का तंत्र है, लोगों के द्वारा बना हुआ है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, तो ये माना जाता है लोगों का ही शासन है। ऐसे में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब है कि लगातार जो सहभागिता है हर वर्ग की, वो पूरी तरह से देश के संचालन में बनी रहे। गुड गवर्नेंस का बेसिक मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि एक आम नागरिक को भी सशक्त किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इस लेवल पर आती है कि, और साथ में अगर फैसिलिटी की बात की जाए, धीरे धीरे चीजें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, तो ऑनलाइन लेवल पर जाकर के अपनी कंप्लेन की जा सकती है, अपने कुछ काम किए जा सकते हैं। अगर आपको पहले कंप्लेन करने के लिए थाने तक जाना जरूरी था तो अब उस चीज की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। आपको पहले अगर वहां सुनवाई नहीं होती थी तो फिजिकल फॉर्मेट में जाना होता था, अब आजकल घर बैठे आप कहीं भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसका पहला फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि अगर आप थाने गए, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, और वही चीज अगर आपने घर में आके डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराई, तो जब आपने वो ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराई तो उस समय आपको आसानी से एक डिजिटल नंबर जनरेट होकर के मिल जाता है, तो आपको पता रहता है कि इन फ्यूचर जब आपके साथ गलत हुआ तो आपने रिपोर्ट किया था। और हो सकता है फिजिकल लेवल पर लोगों के मन में कई बार नई जगह पर जाने को, प्रशासनिक कार्य क्षेत्रों में जाने को एक डर होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, उस डर से लोग नहीं निपट पाते, तो उसके लिए ऑनलाइन माध्यम जिससे आसानी से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा पाए घर बैठे भी, तो उससे क्या होगा, जो सिटीजन है वो एम्पावर होगा। सिटीजन का एम्पावर होना क्यों जरूरी है? तभी जब वो अपने अधिकारों को जानेंगे तभी वो अपने कर्तव्य निभाने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए जरूरत है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, चाहे वो रूरल लेवल पर हो, रीजनल लेवल पर हो, अर्बन लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है ग्रामीण स्तर हो, स्थानीय स्तर हो, या फिर आपका नगरीय स्तर हो, राज्य के स्तर पर हो, राष्ट्र के स्तर पर हो, हर एक स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अर्बन गवर्नेंस की जब भी बात होगी तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर ओन स्ट्रक्चर। हमने अब तक रूरल की बात की है, रूरल की बातचीत में सिंपल सी बात है, यूनियन गवर्नमेंट जो कि सबसे टॉप लेवल पर है, जिसे कहते हैं नेशनल लेवल। इसके बाद यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, लोकल हो गया। लोकल के लेवल पर डिवाइड होता है रूरल अर्बन, दो हिस्से में, सेंटर और स्टेट हो गए। फिर उसके बाद लोकल लेवल पर डिवाइडेशन होगा, एक होगा आपका रूरल, दूसरा होगा आपका क्या, अर्बन। तो रूरल की बात की जाए
तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये हमने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पंचायती राज, जिला पंचायत और जिला समिति। इस बार हम किस पे फोकस कर रहे हैं? अर्बन पे। तो जब बात होती है अर्बन लोकल बॉडीज, उसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, जिसे हम नगर पंचायत कहते हैं, इसी को हम आगे जाकर के थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर नगर निगम होता है, कहां पर महानगर निगम होता है, उसका पॉपुलेशन से क्या डायरेक्ट कोरिलेशन है, ये हम देखेंगे। बेसिकली पीपल ऑफ द वार्ड, अक्सर जब आप चुनाव की बात आती है, जब आप मतदान की बात आती है, तो मतदान में आप देखते होंगे हमेशा वार्ड संख्या के हिसाब से विभाजित किया जाता है। शहरों में जो वार्ड संख्या है वो इसीलिए विभाजित की जाती है कि हर एक हिस्से को डिवाइड किया जा सके, उसके डेवलपमेंट का एक प्लान बना सकें। अगर एक शहर है और वो अलग अलग वार्ड में बटा है तो इजीली एक्सेस किया जा सकता है कि कहां पर किस तरह की कमी है, क्या समस्या है, किस तरह से उन समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति होती है। अगेन पीपल ऑफ द वार्ड के बाद फिर आ जाएगा वार्ड कमेटी और उसके बाद आएगा नगर पंचायत। तो मुख्य तौर पर जब भी स्थानीय शासन की बात होती है तो उसके विभाजन का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है। जब हम बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज का, अर्बन लोकल बॉडीज में जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि जहां पर जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है वहां पर नगर निगम जैसी स्थिति देखने को मिलती है, और जहां पर जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है वहां पर महानगर निगम की जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है जो दोनों में देखने को मिलता है। बेसिकली अर्बन लेवल पर जो भी लोकल बॉडीज होती हैं वो डिसेंट्रलाइज होती हैं। अर्बन लोकल बॉडीज जो भी होंगी वो हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, मतलब वो सेंट्रल अथॉरिटी से कमांड नहीं की जा रही होती। बेसिक मतलब ही यही है। सेंट्रल और स्टेट के बाद जब भी हम रीजनल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो रीजनल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी से ऑपरेट नहीं हो रही होगी। ऐसे में जो लोकल कम्युनिटीज हैं डायरेक्टली वो कह सकती हैं कि जो भी इश्यूज लोकल लेवल पर सिटीजन्स को है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो रीजनल गवर्नमेंट है उसका मेन पर्पस सिर्फ इस बात को लेकर के है कि कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जो आसपास सिटीजन्स को हो रही हैं। वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? वो तभी सॉल्व हो सकती हैं जब हम सिटीज और टाउन्स को एक स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब तक छोटे छोटे सेगमेंट में कोई चीज नहीं बांटी जा पाएगी तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें बदलाव किया जा सके। ऐसे में जैसे वार्ड कमिटीज फैसिलिटेट करती हैं क्या? जैसे हेल्थ कैंप को कंडक्ट करना, अलग अलग कैंपेन को ऑर्गेनाइज करना जिससे कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स देखा जा सके, मतलब सिंगल यूज के जो प्लास्टिक हैं उनको खत्म किया जा सके। अब प्रॉब्लम ये है सिंगल यूज प्लास्टिक अब यूज करने का अलग अलग तरीका है। बेसिकली प्लास्टिक को लेकर के एक लंबे समय से ये चली बात कि वो पूरी तरह से पृथ्वी से खत्म नहीं होती। सोचने वाली बात है कि जब भी हम कचरे की बात करते हैं, कचरा हम अपने घर से निकाल तो देते हैं
फिर वो कहीं एक जगह ले जाकर के डंप यार्ड में रखा जाता है। डंप यार्ड से भले ही वो शहर के किनारे लेकर के जाया जाए, पूरी तरह से उस कचरे का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। तो जो वो कचरा जब नहीं खत्म होता है तो वही बाद में संकट बनना शुरू हो जाता है। तो क्या किया जा सकता है कि उस तरह की चीजों से बचाव हो? तो उसके अल्टरनेट समय समय पर आते रहे हैं कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए। समय समय पर पन्नी को लेकर के बैन लगता रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी कंट्रोल में चीजें नहीं है। साथ ही जो लोकल गवर्नमेंट है उनका काम होता है लोकल लेवल पर जो भी चीजें हैं उन पर अपनी नजर बनाए रखना कि कोई भी चीज या कोई भी कमी हो तो उसकी तुरंत जाकर के मरम्मत करना। जैसे कि एक वाटर लीक हो सकता है, एक ब्लॉक्ड ड्रेन हो सकता है, डैमेज रोड हो सकती है, और ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना। इसीलिए सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की बात की जाती है कि अगर आम नागरिक भी जिम्मेदारी के साथ अपने कामों को करेगा तो किसी भी तरह की समस्या नहीं पैदा होगी, उन समस्याओं से बचा जा सकता है। वो तभी संभव है जब लोग अपना सहयोग भी दें और सिर्फ अथॉरिटीज के भरोसे ना बैठे रहें। तो जो प्रिसाइज फंक्शनिंग है वार्ड्स की, वो कैसे डिफर करती है स्टेट टू स्टेट, कि वो किस तरह के नियमों को बनाते हैं। हर जगह के नियम अलग अलग हैं, एक जैसे नियम नहीं होते हैं। कैंप्स हैं, कई बार सड़कें टूटी होती हैं। अगेन वही सवाल कि अगर आपके घर से वेस्ट मटेरियल लेकर के जाया जा रहा है डंप यार्ड तक, तो आखिर उसका क्या होगा? उस डंप यार्ड से कैसे चीजों को आगे ले जाकर के मैनेज किया जाएगा? अब यहीं पर इनोवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर इनोवेशन है तो उसी वेस्ट मटेरियल से हम रोड बना सकते हैं। काफी जगह किया गया है इस तरह का प्रयोग कि वेस्ट मटेरियल जो खत्म नहीं हो सकता पृथ्वी से, पता है, उसको रोड बनाने में ही यूटिलाइज कर लिया। क्योंकि अगर कोई भी चीज मिट्टी में गाड़ी जाएगी, अगर पॉलिथीन जैसी चीज, तो वो लंबे समय में सॉइल पोल्यूशन करेगी, वाटर पोल्यूशन करेगी, और कई तरह के इश्यूज होंगे। जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। तो उसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढे जाएं, इनोवेट किया जाए, और जो भी है उसे फिलहाल इस्तेमाल किया जाए। तो रीजनल लेवल पर इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। साथ ही लोकल लेवल पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अक्सर घर के बाहर जब आप रोड पे निकलते हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, कहाँ पर डबल रोड होनी चाहिए, बीच में डिवाइडर होना चाहिए, कौन से एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, किस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं रेंज ऑफ फंक्शंस के लिए, अलग अलग तरह के कामों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। साथ ही हर जगह इनका काम होता है शहर में जितनी भी जगहें हैं उनका ध्यान रखना। उसमें से एक क्या है? ब्यूरियल ग्राउंड, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, जिसे हम शमशान घाट कहते हैं। हर व्यक्ति के सॉरी हर धर्म का जो अंतिम क्रियाकर्म है वो अलग अलग है। किसी में दफनाने की प्रक्रिया है, किसी में गाड़ने की प्रक्रिया है, किसी में जलाने की प्रक्रिया है। अंततः सब कुछ प्रकृति में ही समाहित हो जाना है। बस फर्क इतना है कि अलग अलग धर्मों के हिसाब से मृत्यु के बाद की अलग अलग परिस्थितियां हर जगह होती हैं। फिर आते हैं गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल। जो भी कूड़ा उठाया जाता है, साथ में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है।
हर जगह स्कीम्स अलग अलग हैं, स्टेट अपने हिसाब से कुछ स्कीम्स को निकालते हैं, तो हर जगह की स्कीम्स अलग हैं, उस हिसाब से वहां पे काम किया जाता है। लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करना और फाइन कलेक्ट करना, अलग अलग चीजों को लेकर के, कई बार जैसे बिजली के बिल का भुगतान करना होता है, और यदि अगर बिजली के का जो बिल है उसका भुगतान एक समय सीमा के भीतर नहीं हुआ और बिल बकाया रह जाता है, तो फिर उस पर कुछ ना कुछ अतिरिक्त देय लागू होता है, या फिर अल, अल, अलग से उसमें कुछ ना कुछ फाइन इंपोज किया जाता है। साथ ही इस तरह के रोल चुने जाते हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर पूरी सोसाइटी को कम्युलेटिव वे में बेनिफिटेड करने का काम करती है। इसके साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि जो भी लोग उस सिटी में हैं, उस एरिया में हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। भले ही कूड़ा उठाया जा रहा है, भले ही कूड़े के लिए जगह जगह बकेट रखी जा रही है ताकि सही जगह पर फेंका जा सके, लेकिन अगर नागरिक सहयोग नहीं करेंगे, इधर उधर कूड़ा फेंकेंगे, तो संभावना नहीं है कि पूरी तरह से स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। संपूर्ण स्वच्छता तभी हासिल की जा सकेगी जब लोग अपना सक्रिय रूप से सहयोग देंगे। अगर लोग डेली का कूड़ा सड़कों में या इधर उधर फेंक देंगे, तो भी संभावना नहीं है कि पूरी तरह से स्वच्छता की स्थिति प्राप्त की जा सके। यही है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कि मुझे सरकार से ये चाहिए, कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए कि मेरा ये दायित्व है और इसे मैं पूरा करूं। साथ ही वेस्ट सेग्रीगेशन को लेकर के, जिससे कि गार्बेज कलेक्शन आसान हो सके, अपने घर में दो अलग अलग थैलियां रखना, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखा जाना, ताकि जब वो गाड़ियों में डाला जाए तो जो सेग्रीगेशन का टाइम है वो बच पाए। क्योंकि जो कूड़ा लोगों ने अपने घरों से निकाला, गाड़ियों में इकट्ठा किया, ले जाकर डंप किया, तो कूड़ा कोई साइज में इतना या इतना तो होगा नहीं, 5 या 10 केजी तो होगा नहीं। वो जब होगा तो शायद कई क्विंटल में होगा एक शहर का कूड़ा। और अगर एक जगह इकट्ठा करके फिर छांटने का काम किया जाए, तो वो न केवल ज्यादा समय लेगा, पैसा लेगा, ऊर्जा लेगा, हर तरह से वो ज्यादा, मतलब हर चीज उस पे ज्यादा लगेगी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस खर्च ज्यादा होगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि वो टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ सेव हो सके, हम अपने घर से ही जब उन चीजों को दें तो सिंपली, इजीली उसे गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करके देना शुरू कर दें। इससे टाइम बचेगा। और जो भी वाटर लीकेज है स्ट्रीट में, उसको जाकर के हम डायरेक्टली रिपोर्ट करें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो रुक सके और तुरंत उसकी मरम्मत की जा सके। ये है पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1792, जिसने मद्रास कॉरपोरेशन पावर को म्यूनिसिपल टैक्सेस उस सिटी पर लेवी करने का राइट दिया था। अगेन हम बात करते हैं वो सर्विसेज जो कि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है। हम बात कर रहे हैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। जब बात होती है प्रॉपर्टी टैक्स, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि
सरकार टैक्स बहुत लेती है। अक्सर आपने लेमैन लैंग्वेज में सुना होगा, सरकार बहुत लूटती है या सरकार हमारी मदद नहीं करती। इस तरह की बातें अक्सर लोग करते हुए देखे जा सकते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार के पास भी अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके पास भी बजट है, उन्हें भी देश का विकास करना है, वो एक अलग पहलू हो गया। तो इसके लिए उन्हें टैक्स इम्पोज करना होगा। हालांकि धीरे धीरे काफी सुधार आए हैं, वैट से धीरे धीरे वैल्यू एडेड टैक्स से जीएसटी की तरफ आ गए। जीएसटी के बाद धीरे धीरे इनकम टैक्स में भी लोगों को छूट मिल रही है। तो डिफरेंट वेज हैं जिससे राहत दी जा रही है। राहत से मतलब है कि आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा आए। जब पैसा आएगा तो वो अल्टीमेटली खर्च करेगा और मार्केट अपने आप एक्सपेंड करेगी, ग्रोथ होगा। तो ये सिचुएशन देखी जाती है। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है खरीदने में या बेचने में, वो गवर्नमेंट को उस कुछ जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आती है। जब उनके पास टैक्स आएगा तभी फिर वो बाकी काम करवा पाएंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नाली हो, चाहे फिर आपके लिए स्ट्रीट लाइट्स हो, जो भी फैसिलिटीज, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो, जो भी फैसिलिटीज है, जब उन तक प्रॉपर हर चीज का टैक्स पहुंचेगा, चीजें पहुंचेंगी, जब उनके पास मनी कलेक्शन होगा तभी वो जनता को बाकी सारी चीजें उपलब्ध करा पाएंगे। वाटर चार्जेस, जितना वाटर आप यूज करेंगे, अभी तक क्वांटिटी पर नहीं कोई बैरिकेडिंग है। अभी की जो बात किया जाए, क्यों रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अभी वाटर टैक्स सालाना लगता है कि आपका ईयरली इतना वाटर टैक्स आया है, आपने पानी इस्तेमाल किया है, आपको देना होगा। वो दिन दूर नहीं है अगर पानी को नहीं बचाया जाएगा, प्रॉपर से उसके लिए वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, सही तरीके से पानी को रोकने के लिए बांध नहीं बनाए जाएंगे, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज नहीं किया जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब पानी आएगा और पानी की क्वांटिटी फिक्स होगी कि इसके बाद पानी आना बंद हो जाए। कि अगर घर में 4 सदस्य हैं तो केवल 100 लीटर के हिसाब से 400 लीटर पानी आएगा, बस, उसके अलावा नहीं आएगा। या फिर जितनी क्वांटिटी आप यूज करेंगे उतना आपको पैसा देना होगा। जैसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अंतर था अब तक। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बिल महीने के हिसाब से आता है, एक महीने में जो इस्तेमाल करना है कर लीजिए। नगरीय क्षेत्र में जो बिल है वो यूनिट के हिसाब से आता है कि आपने इतने उपकरण चलाए हैं, इतने गैजेट्स यूज किए हैं, अब आपको इतना पैसा देना है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अभी वाटर टैक्स में ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए बेटर है कि हम अपने वाटर को बचाने की कोशिश करें। उसके बाद आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन वही कि गीले और सूखे कचरे को हम अलग रखें तो आसानी होगी हर चीज। बिजनेस होर्डिंग, ट्रेड लाइसेंसेस, जो भी आपको अलग अलग तरह के प्रचार देखने को मिलते हैं, उसके लिए जो भी व्यक्ति अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने जो भी व्यवसायिक संस्थान है, उसके लिए वो पैसों का भुगतान करते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, जब कोर्ट मैरिज की जाती है, कोर्ट के माध्यम से साइन करके, एक तो होता है सामाजिक उत्सव के माध्यम से शादी करना, दूसरा होता है कोर्ट के मतलब लिखा पढ़ी पेपर के माध्यम से आपस में शादी कर लेना, तो उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। फायर सर्विसेज, वेरियस लाइसेंसेस, या जितने भी तरह के आपके सेप्टिक क्लीनर है, लोग अक्सर फोन करके बुलाते हैं जब उनका जो टॉयलेट है वो चोक करने लगता है या फिर उस तरह की स्थिति नहीं होती है कि प्रॉपर फ्लश कर पाए, तो ऐसे में बुलाने का काम किया जाता है। ये है CRM, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, जो रीजनल गवर्नमेंट है, उसका सीधा संबंध नागरिकों से है, जिससे कि डे टू डे लेवल पर उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अगर सीवर चोक कर जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। सीवर चोक हो जाए, घर में चीजें ओवरफ्लो हो जाए, तो उसके बाद क्या हालात होंगे, क्योंकि कई घरों का कनेक्शन सीधे होता है। तो उसके लिए सेप्टिक टैंक्स का होना, किसी आपात स्थिति में आग लग जाए तो उसके लिए आपका फायर ब्रिगेड का होना,
कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस का होना, घर में या समाज में, मोहल्ले में, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए आपका फ्यूनरल व्हीकल का होना, कि ससम्मान किसी के पार्थिव शरीर को शमशान तक ले जाया जा सके। जैसा कि हमने बताया, कहीं पे दफनाते हैं, कहीं पे जलाते हैं, कहीं पे अलग अलग तरह की जो भी प्रथाएं हैं, कहीं पे ताबूत बना के गाड़ देते हैं, तो सबका अपना है। मोबाइल टॉयलेट, ये सब चीजें एक सिटी के पास रहती हैं। अगर हम इंदौर की बात करें, एमपी, जो कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आती है, जिसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम के तहत लगातार 7 बार पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक शहर पूरी तरह से स्वच्छ है। अब हम बात करते हैं चेन्नई और इंदौर की, जहां पर दोनों जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। अब इससे क्या मतलब है, जैसा कि हमने बात किया था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहां कहां पर, चेन्नई और इंदौर, दो जगह पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसे हम सबसे अपर बॉडी कहते हैं। किसके कंटेक्स्ट में, किसी भी अर्बन स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में, किसी भी अर्बन स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में हम इसे कहते हैं। जो सिटीज हैं जहां पर भी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। जहां पर भी 10 लाख से ज्यादा सिटीज, जहां पर भी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जिसे हम महानगर निगम कहते हैं। और जहां पर 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन है, उसे हम नगर पालिका कहते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल। और उससे भी कम पॉपुलेशन है तो उसे हम नगर पंचायत कहते हैं। अगर 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, नगर पंचायत है। अगर उससे ज्यादा है तो 1 लाख से 10 लाख है, नगर पालिका है। 10 लाख से ऊपर है, महानगर निगम है। म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये डिफरेंस है तीनों का। जैसे 3 टियर हमने किसमें पढ़ा था, रूरल वाले में पढ़ा था, ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या है, अर्बन में भी 3 टियर पाए जाते हैं। तो ये डायरेक्टली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर एक स्टोरी दी है, स्टोरी के माध्यम से ये बताया गया है कि जो भी कल्चर के लेवल पर डिफरेंस देखने को मिलता है, वो रूरल और अर्बन में काफी ज्यादा है। अगर शहर में रहने वाला बच्चा गांव में जाकर के कुछ दिन बिताएगा तो उसे लगेगा कि वहां का जीवन काफी डिफरेंस है। ग्रामीण और नगरीय सभ्यता संस्कृति में पूरी तरह से अंतर देखने को मिलता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर लोग, अगर सोने और जागने के रूटीन की बात की जाए, वहां के पहनावे की बात की जाए, वहां के खान पान की बात की जाए, वहां के मेंटल और फिजिकल वर्क की बात की जाए, हर एक लेवल पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन वहां के सामाजिक उत्सव और त्योहार और शहरों में मनाए जाने वाले सामाजिक उत्सव और त्योहार, दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। धीरे धीरे शहरों में, क्योंकि लोग कहने लगे, मानने लगे और है भी, तो समय की जो कमी है उसकी वजह से लोगों ने रिचुअल्स फॉलो करना धीरे धीरे छोड़ दिया। और जब रिचुअल्स लोग फॉलो नहीं कर पाते तो सिंपल सी बात है कि फिर वो समय का बहाना बनाते हैं, या जो भी कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां लोग काफी गहराई से त्योहार, उत्सव, बाकी चीजें मनाते हैं। शहर भागती हुई जगह है, जहां पर कमोबेश इंसानी रिश्ते, मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं धीरे धीरे शून्य की ओर जा रही हैं। जबकि इसके विपरीत ग्रामीण समाज में ज्यादातर जो मानवीय अंतर क्रियात्मक संबंध है, ह्यूमन इंटरैक्शन है, वो नगरीय सभ्यताओं या क्षेत्रों से ज्यादा देखने को मिलता है। जो नगरीय क्षेत्र के लोग हैं वो मानवीय भावनाओं से धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं, क्योंकि एक गला काट प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का दौर लगातार चलता रहता है। जबकि इसके विपरीत
अगर ग्रामीण क्षेत्र में एक शादी है तो आप देखेंगे कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, जिसके जो बस का है, जो वो योगदान कर सकते हैं, चाहे वो श्रम के माध्यम से हो, चाहे वो धन के माध्यम से हो। गांवों की परंपरा आज भी ये है कि हम सबके परिवार की बेटी है, वो परंपरा आज भी जीवित। शहर में किसके साथ क्या हो रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, लोगों का ज्यादा लेना देना नहीं है। मतलब एक लेवल ऑफ जो कंपटीशन है वो ज्यादा है। तो सामुदायिक स्तर पर चाहे सामाजिक उत्सव हो, मानवीय भावनाएं हो, संवेदनाएं हो, किसी भी तरह का कोई भी संस्कार हो, जिसे हम रिचुअल्स के टर्म्स में बोल रहे हैं, तो हर एक तरह से, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पहनावा या परिधान हो, हर एक चीज में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता है। वही कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। पहनावे और परिधान को लेकर के भी अंतर है, सीमाएं हैं, वर्जनाएं हैं, क्योंकि जो समाज है, जो बाहरी समाज है, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सशक्त है, और जो नगरीय क्षेत्र है वहां पर लोग समाज को ज्यादा नहीं मानते। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक बंदिशें ज्यादा हैं, लोग एक दूसरे के संकोच में ज्यादा रहते हैं। नगरीय क्षेत्र में लोग बंदिशें कम मानते हैं, क्योंकि यहाँ का कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है वो कंज्यूमर बेस्ड है, इकोनॉमी बेस्ड है, तो लोग उसके हिसाब से ऑपरेट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के संबंध स्थानीय स्तर पर बनते हैं, नगरीय क्षेत्र के संबंध अपने लाभ आधारित होते हैं। इस तरह के काफी डिफरेंसेस ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में देखेंगे तो देखा जा सकता है। अगेन हम सम अप कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर को। अर्बन एरियाज में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस देखने को मिलता है। कैसे? डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें उम्मीद की जाती है कि हर एक फंक्शन में अगर लोग मदद करेंगे तो उनके सक्रिय सहयोग के माध्यम से चीजें आसानी से हो सकती हैं। जब हम बात करते हैं रूरल कंटेक्स्ट में, तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं, किस लिए? लोकल सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रीजनल बॉडीज हैं उनके माध्यम से जो भी अर्बन में लोग रह रहे हैं उनका जीवन आसान हो सके, सरल हो सके, लोग अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समझ पाएं, और एक तरफ से हम उचित सुविधाओं को प्राप्त कर पाएं जो भी नगर पालिका, नगर निगम, महानगर निगम के द्वारा हमें दी जाती हैं, और उसकी अपेक्षा में या उसके बदले में जो भी हमारा कर्तव्य है वो हम पूरा करने की कोशिश करते रहें।